उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या है। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वह सभी शक्तियां देव के अंदर जा रही थीं। इसी वक्त देव के चारों तरफ कई तरह की लेयर बनी हुई थी। नीलम को समझ में नहीं आया कि आखिर इस वक्त देव के साथ हुआ क्या। वह थोड़ा डर गई और उसे देव की टेंशन होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि देव के साथ ऐसा हो कैसे रहा था। उसे डर था कि देव कहीं इन सभी शक्तियों को सोख कर फट न जाए। वह तेजी से देव के पीछे जाने लगी। जैसे ही वह देव के अंदर के क्षेत्र में गई, उसने देखा कि उसकी शक्तियां उसे रोक रही थीं। नीलम ने शक्तियां इकट्ठा की और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया। उसके बाद वह उसके पास जाने लगी। वह जानती थी कि इससे देव को बहुत नुकसान हो सकता था, पर वह यह नहीं जानती थी कि इस वक्त ये सभी शक्तियां उसके अंदर नहीं बल्कि उसके आत्मा समुद्र में जा रही थीं, जो अभी भी अच्छे से विकसित नहीं हुआ था, जिसके वजह से वह इस वक्त कितनी भी शक्ति को इकट्ठा कर ले मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके बाद उसने एक बार अपनी आंखों को बंद किया, फिर वह देव की तरफ आगे बढ़ी। पहले तो देव की शक्तियों ने उससे कुछ भी नहीं किया, मगर जैसे ही उसने देव को छूने के लिए उसके चारों तरफ की शक्तियों को टच किया, तभी एक बहुत ही खतरनाक शक्ति ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वह कुछ समझ भी पाती कि उसे एक झटका लगा और वह कुछ दूर जाकर गिरी, जिससे उसे बहुत ही गहरी चोट लगी। इस वक्त उसे देव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह तो देव की मदद करने के लिए गई थी और देव ने उसी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके वजह से उसका गुस्सा बढ़ना लाजिम था। उसने कहा, तुम होश में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद वह वहां पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। देव ऐसे बैठा रहा। अब उन्हें आए हुए 6 दिन हो गए थे और आसपास की पूरी शक्तियां खत्म हो गई थीं। उसी वक्त देव के चारों तरफ एक सुनहरी शक्ति छा गई। नीलम कुछ समझ पाती कि अचानक से देव के शरीर से बहुत ही खतरनाक शक्ति निकली और आसपास की शक्तियों को अपनी तरफ खींचने लगी। अचानक से देव के शरीर से एक सुनहरा ड्रैगन निकला, जिसने अपना मुंह को खोला और आसपास की शक्तियों को निगलना शुरू कर दिया। नीलम को लगा कि वह शायद उसका आत्मीय जानवर है, इसलिए उसे पहले तो थोड़ा हैरानी हुई। वह उस ड्रैगन से साफ साफ खतरा महसूस कर सकती थी। उसे लग रहा था कि वह ड्रैगन उससे काफी ज्यादा डरावना है। उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थीं कि नीलम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वह उसकी शक्तियों को महसूस कर सकती थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद देव ने अपने आप को संभाला। उसने अपनी आंखों को खोला। उसे इस वक्त बहुत कुछ हासिल हुआ था। उसने महसूस किया कि उसकी डिवाइन बॉडी दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। वह खुद मार्शल मास्टर के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। यही नहीं, वह आत्मीय शक्ति के पहले लेवल पर पहुंच चुका था। वह समझ नहीं पाया कि इतनी शक्तियों को सोखने के बाद भी वह आत्मीय शक्ति के मात्र पहले लेवल पर ही पहुंच पाया था। यह बात उसके लिए सही तो नहीं था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला, फिर अपनी आंखों को खोला। उसके आसपास का जो भी बैरियर था वह खत्म हो गया। देव ने अपने सामने देखा कि उसे चारों तरफ एक सुनहरी शक्ति ने घेरा हुआ है। इस बात से देव बहुत हैरान हुआ। उसने पीछे देखा कि गोल्डन ड्रैगन इस वक्त अपने असली रूप में आ गया है। उसके बाद उसने आसपास की शक्ति को सोखना शुरू कर दिया था, जिससे उसके अंदर की शक्तियां बहुत ज्यादा साफ हो रही थीं। साथ में उसका शरीर भी साफ होने लगा था। कुछ वक्त में ही उसने उस कुंड की बाकी की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी देव की नजर नीलम पर पड़ी। देव समझ गया कि नीलम ने गोल्डन ड्रैगन को देख लिया है, पर उसने देखा कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। वह थोड़ा सा भी हैरान नहीं है। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई। उसने कहा, बच्चे, वह लड़की मुझे तुम्हारी मार्शल आत्मा समझ रही है। उनकी बात सुनकर देव को थोड़ी राहत मिली। गोल्डन ड्रैगन कुछ ही वक्त में बाकी की स्पिरिचुअल शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद वह देव से बोला, बच्चे, मैंने बहुत ही ज्यादा शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए मैं अब ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे इन सभी शक्तियों को परिशुद्ध करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। तभी देव ने उनसे कहा, मास्टर, आप चाहें तो मेरे आत्मा समुद्र में जा सकते हैं, इसलिए कोई भी आपको नहीं खोज पाएगा। पर एक बात है, मेरे आत्मा समुद्र में मार्शल आत्मा है, इसलिए उससे आपको दिक्कत हो सकती है।
उसकी बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि वह कोई भी मार्शल आत्मा कुछ कर सकता है? यह तो नामुमकिन है, पर तुम्हारे अंदेशे सही हैं। इस वक्त मैं कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता। उसकी बात पर देव उनसे बोला, मास्टर, आप एक काम कर सकते हैं। आप मेरे अंदर जाने से पहले अपने रंग को बैंगनी कर सकते हैं। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम उस लड़की को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया और बोला, मास्टर, कोई भी हो, हम अभी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हैं कि बाकी के आपके राज को बाहर कर दें, चाहे वह मेरे कितने भी खास क्यों न हो। उसकी बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने कुछ नहीं कहा, बस हां में सर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैंगनी में बदल लिया और एक बार देव के चारों तरफ घूमकर उसके अंदर चले गए। नीलम द्वारा देव को तंग करना। यह देख के देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, यह हुई बात। उसके बाद उसने सामने देखा कि कब से नीलम उसे घूर रही थी। वह नीलम के पास चला गया और नीलम से पूछा, सीनियर, क्या आपने अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लिया क्या? उसकी बात पर नीलम उसे घूरने लगी। उसके बाद उसने देव को एक चिट्ठी काटकर देखा। उसके बाद वह बोली, तुम तो इंसान ही हो, पर तुम इतनी शक्तियों को इकट्ठा करने के बाद भी तुम्हारी शक्तियां सिर्फ 3 लेवल ही बढ़ी हैं। आखिर ये सभी शक्तियां गईं कहां? उसकी बात का जवाब तो देव ने नहीं दिया। तभी नीलम ने अपने मार्शल आत्मा को बाहर कर दिया और देव से बोली कि वह अपनी आत्मा को बाहर करे। देव ने उससे कहा, सीनियर, इस वक्त हमें बाहर चलना चाहिए। इस वक्त बहस करने की क्या जरूरत है? उसी बात सुनकर तो नीलम को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैंने कहा जैसा बोल रही हूं वैसा ही करो। देव अब कुछ भी नहीं कर सकता था, पर वह जानता था कि नीलम कितनी ज्यादा जिद्दी है। पर उसने अपने मार्शल आत्मा को बाहर तो किया, मगर उसने उसके कोर को सील कर दिया। जैसे ही देव की मार्शल आत्मा बाहर आई, उसे देखकर नीलम की आंखें खुली रह गईं। वह बोली, यह क्या है? यह है तुम्हारी मार्शल आत्मा? इसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद नीलम बोली, क्या बात है? नीलम को वह सांप बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत था। चूंकि उसकी खुद की बुद्धि का विकास हो चुका था, वह नीलम को देखते ही क्यूट सी हरकत करने लगा। उसके बाद नीलम ने उसे अपने पास एक इशारा किया तो वह जल्दी से उसके हाथों में चला गया। उसे देखते ही नीलम बहुत ही खुश हो रही थी। वह बाकी की बातों को भूल गई। उसने यह नहीं देखा कि उसका मार्शल आत्मा इस वक्त अपना सर को झुका चुका था, जैसे कि वह अपने सम्राट का अभिवादन कर रहा हो। देव की मार्शल आत्मा कुछ देर नीलम के पास ही रहा। तभी देव बोला, बहुत हो गया, अब उसे वापस करो। उसके बाद उसने उसे अपने आत्मा सागर में भेज दिया। इस वक्त वह जाने से पहले देव को घूर रहा था। उसने देव को एक बार देखा और अंदर चला गया। उसके जाने के बाद नीलम भी उसे घूरने लगी। उसने अपने मार्शल आत्मा को अंदर किया और उसके बाद वह देव से बोली, तुम्हारे जैसे इंसान के पास इतना मासूम मार्शल आत्मा कैसे हो सकता है? उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने मार्शल आत्मा की हालत को नहीं देखा था जिससे वह ये बोल रही थी। वह पहली थी जिससे उसने मार्शल आत्मा को प्यारा बोला था। वह सोच रहा था कि जब वह रोहित और निशा से उसके मार्शल आत्मा के बारे में ऐसे बात करेगी तो क्या होगा। ये सब सोचकर देव हंसने लगा। वहीं जब नीलम ने देव को हंसते हुए देखा, वह बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्यों। उसने किसी तरह नीलम से बोला, सीनियर, आप बार बार मुझे ऐसे क्यों देखने लगती हैं? मुझे अजीब सा लगता है। उसकी बात सुनकर नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, आखिर में तुम हो ही इतने ज्यादा हसीन कि मुझे तुम्हें देखने का मन करने लगता है। तभी वह बोली, देखो, हम लोग यहां पर अकेले हैं और कोई भी नहीं है। तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की है और तुम हो कि कुछ करने को तैयार नहीं हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह सिर्फ इतना मांग रहा था कि किसी तरह इस वक्त बाहर का दरवाजा खुल जाए और वह जल्दी से बाहर जा सके। उसकी हरकत पर नीलम को और भी हंसी आ रही थी, पर इस वक्त उसे देव को छेड़ने में और भी मजा आ रहा था। वह देव की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकत को देखकर अब देव की हालत और भी खराब हो गई थी, मगर शायद ऊपर वाले ने भी उसकी बात को सुन लिया था। अचानक से अमृत कुंड का दरवाजा खुल गया। नीलम कुछ समझ भी पाती कि देव ने 1000 कदम वाली टेक्निक को एक्टिवेट किया और एक पल में ही कुंड के एरिया से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने एक राहत की सांस ली।
जब बड़े बुजुर्ग ने उसे इतना परेशान देखा तो उन्हें लगा कि शायद उन लोगों के साथ अंदर कुछ हुआ है। वहां पर देव था और नीलम नहीं थी। यह देखकर उनके सर पर भी डर का पसीना आ गया, क्योंकि वह इस वक्त वे लोग शर्मा परिवार को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद वे लोग एक साथ बाहर आ गए। उनके आने के बाद बड़े बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए, क्योंकि वह जानते थे कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने किसी तरह नीलम को बचाना होगा। इसीलिए उन्होंने देव से पूछा, देव क्या हुआ है, नीलम सही सलामत है ना? देव थोड़ा नॉर्मल हुआ। वह समझ गया कि उसके बर्ताव की वजह से बड़े बुजुर्ग डर गए हैं। उसने उनसे कहा, बड़े बुजुर्ग सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, तब बच्चे तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों थे? उनकी बात सुनकर देव बोला, बड़े बुजुर्ग आप जानते ही हैं कि उस लड़की की हरकतें कैसी हैं। उसी की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। उसी ने थोड़ा परेशान किया। देव की बात सुनकर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोले, बच्चे तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि उस छोटी शैतान को कुछ हो चुका है। उसकी बात पर देव बोला, बड़े बुजुर्ग आप कैसी बात कर रहे हैं? वह खुद एक परेशानी है। उसे कौन सी परेशानी आ सकती है? उससे खुद परेशानी भी पनाह मांगेगी। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर और भी मुस्कान आ गई। वह बोले, बच्चे तुमने बात तो सही कही। उसके बाद वे बोले, पर तुम्हें ऐसे उसे अकेले नहीं छोड़कर आना चाहिए था। उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा बचपना भरा हुआ है। उनकी बात भी खत्म नहीं हुई थी, तभी उनके कानों में नीलम की आवाज आई, आप लोगों ने मुझे परेशानी बोलने की हिम्मत कैसे की? आप लोगों को मैं परेशानी वाली लगती हूं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग थोड़े झुक गए। उन्होंने कहा, बच्ची मैं तो सिर्फ देव से बात कर रहा था कि उस राजकुमारी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उनकी बात पर नीलम बोली, बूढ़े आदमी तुम मेरी बातें मत बदलो। मैंने खुद तुम्हें इस बेवकूफ के बातों पर हंसते हुए देखा था। उसकी बात पर अब देव को चिढ़ महसूस हो रहा था। उसकी बात पर अब बड़े बुजुर्ग थोड़े परेशानी में पड़ गए। उन्होंने कहा, बच्ची पहले हमें इस जगह से बाहर जाना होगा, क्योंकि हम लोग यहां पर ज्यादा नहीं रह सकते। उसकी बात सुनकर नीलम ने उन्हें घूरा। उसके बाद वह बोली, बूढ़े इंसान मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी। उसके बाद उसने अपनी 2 उंगलियों को पहले अपनी तरफ करके दोबारा से बड़े बुजुर्ग की तरफ करके वहां से बाहर चली गई। अब जब देव और नीलम अमृत कुंड से बाहर आ गए हैं और उनकी शक्तियां बढ़ गई हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे अकादमी टूर्नामेंट के लिए क्या योजनाएं बनती है? उसे लग रहा था कि वह यह सब करके बहुत ही गंभीर लग रही थी, पर देव को इस वक्त वह बिल्कुल जैस्मिन की ही तरह लग रही थी। वह समझ गया कि दोनों एक ही जैसी हैं। बस इसने अपनी मासूमियत के ऊपर एक घमंड का चादर चढ़ा रखा है, जिससे लोग उससे डरेंगे। उसके जाने के बाद बड़े बुजुर्ग ने देव की तरफ देखा, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा था। वह समझ गए कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। तभी वह बोले, बच्चे तुम्हारे वजह से मैं छोटी शैतान के निशाने पर हूं। उनकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ और वह उसी हैरानी से उनके तरफ देखने लगा। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे तुम उस छोटी शैतान के बारे में नहीं जानते, इसलिए उसे परेशान कर रहे हो। उनकी बात पर देव की हंसी और भी बढ़ गई। वह बोला, बड़े बुजुर्ग कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद वह बोला, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग ने भी हां में सर हिलाया। उसके बाद वे लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि वहां पर छोटे बुजुर्ग खड़े हैं। बड़े बुजुर्ग को देखते ही छोटे बुजुर्ग ने कहा, दूसरे महाद्वीप से घूमने के लिए कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं। उनकी बात सुनकर तभी बड़े बुजुर्ग बोले, आखिर ये लोग किस कॉन्टिनेंट से हैं? उनकी बात पर दूसरे बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग मुझे लगता है कि ये उत्तरी महाद्वीप के ही हैं, जो हमेशा से हमारे लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वे लोग क्या करने आए हैं। पर वे यह बात तो जानते थे कि सभी ब्रांच को यह मालूम चल गया होगा कि अगर इस ब्रांच ने इस बार टूर्नामेंट में टॉप रैंकिंग में नहीं आई तो मेन ब्रांच इसे रिसोर्सेज देना बंद कर देगी। यही वजह है कि वह शायद आए हों, ताकि इस अकादमी का स्टूडेंट पहले ही अपनी उम्मीद को हार जाए। उत्तरी महाद्वीप की चुनौती। वहीं इस वक्त अरीना के अंदर कुछ लोग पीले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं
जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थीं, जिसके वजह से अकादमी के लड़के उन्हीं को देख रहे थे। यही नहीं, अरीना के अंदर एक स्टूडेंट था। इसी वक्त वहां पर जिसने एक ही वॉर में अकादमी के एक स्टूडेंट को एक ही वॉर में हरा दिया, जिससे वह उसके बाद उसने उस लड़के को एक लात मारी, जिससे वह अरीना से बाहर आकर गिरा। यह सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तभी वह लड़का बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ब्रांच के स्टूडेंट बहुत ही कमजोर हैं। मुझे लगता है यह सब त्रिलोक अकादमी में शामिल होने के नाम पर धब्बा है। उसी वक्त वह लड़का बोला, मुझे नहीं लगता कि इस अकादमी का कोई भी आम स्टूडेंट मेरा मुकाबला कर सकता है, इसलिए इस अकादमी के मुख्य स्टूडेंट को बुलाओ या सीनियर स्टूडेंट को, नहीं तो इस अकादमी के हेडमास्टर से कहना कि उसका अकादमी एक कचरा है। देव की शैतानी मुस्कान। वहीं इन बातों से बेखबर देव और बड़े बुजुर्ग हेडमास्टर के घर के सामने ही खड़े थे और दूसरे बुजुर्ग उन्हें सभी चीजें समझा रहे थे। जब बड़े बुजुर्ग ने उनकी बात को सुना तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वह बोले, उत्तरी महाद्वीप के लोग हमेशा हमारे रास्ते में आने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें इस बात का पता मिल गया तो वह और भी ज्यादा साहसी हो गए और हमारे अकादमी को चैलेंज देने के लिए आ गए हैं। उनकी बात सुनकर देव को भी गुस्सा आ रहा था, मगर देव का गुस्सा एक शैतानी मुस्कान में बदल गया। वह बोला, यह बात है तो वे लोग हमारे मेहमान हैं और उनका स्वागत करना हमारा काम है। देव की बात सुनकर दूसरे बुजुर्ग समझ नहीं पाए कि आखिर देव क्या कहना चाहता है, मगर देव ने उन्हें समझाया नहीं। वह जाते हुए बोला, बस आप दोनों कुछ देर के लिए अरीना की तरफ मत आना, बाकी का आप लोग मेरे पर छोड़ दो। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान थे, पर वह जानते थे कि इस वक्त उनकी इज्जत को सिर्फ देव ही बचा सकता है, इसीलिए उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद देव वहां से तेजी से अरीना की तरफ जाने लगा। वहीं जब छोटे बुजुर्ग ने देव की बात सुनी तो उन्हें थोड़ी टेंशन हुई। उन्होंने कहा, बड़े बुजुर्ग, आप नहीं जानते कि वे लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं। उनकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बोले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि वह लड़का क्या कर सकता है, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। अगर उसने कहा है कि वह मेहमानों की अच्छे से मेजबानी कर सकता है तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। लगता है कि अब हम पुराने लोगों का वक्त खत्म होने वाला है और हमें अब आराम करना चाहिए। बाकी के सब बच्चे संभाल लेंगे। छोटे बुजुर्ग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बड़े बुजुर्ग को देव पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों था, पर वह भी चाहते थे कि इस बार उनकी अकादमी की इज्जत बचे। वहीं उस वक्त उस लड़के के बार बार अकादमी की बेइज्जती करने की वजह से इस वक्त संदीप को गुस्सा आ गया। वह तेजी से अरीना के अंदर चला गया और बोला, बच्चे, तुम जरूरत से ज्यादा ही अहंकारी हो रहे हो। उसकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, चलो, इन बेवकूफों में कोई तो थोड़ा हिम्मती निकला, नहीं तो मुझे लगा था कि यह अकादमी सिर्फ बेवकूफों और कमजोरों से भरी हुई है। उसकी बकवास पर संदीप को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आज उसने अपनी मार्शल आत्मा को भी बाहर कर लिया था, जो कि एक भालू था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़के पर वॉर कर दिया। पहले तो उस लड़के ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, मगर थोड़ी देर में उसे समझ में आ गया कि वह बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा अलग है। उसने भी सीरियस होकर उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर कर लिया, क्योंकि वह संदीप का एक वॉर को ऐसे नहीं सह पा रहा था। तभी उसने उससे कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ताकत तो अच्छी है, पर अभी तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो कि मेरा सामना कर सको। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला, जिसके बाद उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर आ गई। वह एक रैंक 6 की मार्शल स्पिरिट थी, जिसके वजह से वह थोड़ा ताकतवर था। पर संदीप के पास जो मार्शल आत्मा थी वह एक रैंक 4 की मार्शल आत्मा थी। उस लड़के का मार्शल आत्मा, जो कि एक अजीब सा पंछी था, उसने भी वॉर कर दिया, जिसके वॉर से संदीप का मार्शल आत्मा खत्म हो गया। इससे संदीप थोड़ा घायल हो गया। वहीं इस वक्त संदीप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी वह लड़का बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत तो है, पर तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मेरा सामना कर सको। उसके बाद उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और संदीप पर वॉर करने के लिए आगे बढ़ा। अगर यह वॉर संदीप को लग जाता तो संदीप का साधना भी बर्बाद हो सकती थी। इस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। जैसे ही वह लड़का संदीप पर वॉर करने वाला था,
अचानक से एक बैंगनी रोशनी चमकी और संदीप वहां से गायब हो गया, जिससे उस लड़के का वॉर खाली चला गया। किसी को समझ में आया ही नहीं कि आखिर हुआ क्या। तभी कुछ पल बाद सभी ने देखा कि इस वक्त संदीप अरीना से दूर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जो बिल्कुल नॉर्मल था। पर सभी समझ गए कि आखिर वह कौन है, जिससे लड़कियों के बीच तो हंगामा हो गया। वे लोग देव के नाम की होटिंग करने लगी। तभी देव पलटा। उसे देखते ही दोनों लड़कियां उसको बस देखती ही रह गईं। देव को देखकर एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, यह लड़का जितना ज्यादा खूबसूरत है उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। मुझे नहीं लगता कि सर्वेश उसकी शक्तियों को संभाल पाएगा। उसकी बात पर वे लोग भी थोड़े हैरान थे, पर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। देव की जीत। जब संदीप ने देव को देखा तो वह बोला, जूनियर भाई, मुझे माफ करना कि मैं इस अकादमी के लाज को नहीं बचा पाया। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, आपने बहुत अच्छा किया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर संदीप को थोड़ी राहत हुई। उसके बाद देव अपने जगह से गायब हो गया और वह उस लड़के के पास आ गया। उसको देखते ही वह लड़का बोला, बच्चे, तुम यहां से चले जाओ और अपने सीनियर को भेजो। कहीं मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दिया तो न जाने कितने चाहने वालों की दिल टूट जाएगा। उसके बाद उसने अपने चारों तरफ जलन भरी नजरों से देखा। इस वक्त सभी लड़कियां देव के लिए पागल हो रही थीं। सिर्फ इस अकादमी की ही नहीं, उसके साथ आई हुई लड़कियां भी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि वह किस नजर से चारों तरफ देख रहा था। तभी देव बोला, अच्छा, तुम्हें मालूम चल गया कि मेरे इतने ज्यादा चाहने वाले क्यों हैं। उसके बाद वह बोला, क्या हम लोग अपनी लड़ाई को चालू करें? उसकी बात पर वह लड़का बोला, बच्चे, तुम सोच लो, कहीं तुमको बाद में तकलीफ ना हो और सोचना ना पड़े। यह बात करते वक्त देव को महसूस हुआ कि वह लड़का बात करने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों से वॉर भी कर रहा था। पर उसे क्या मालूम था कि देव इस वक्त आध्यात्मिक शक्तियों के 6 लेवल पर था, जो कि आध्यात्मिक गुरु से एक कदम दूर था। तभी वह लड़का बोला, बच्चे, मैंने सोचा है कि इस बार पहला वॉर तुम ही करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अकादमी की लड़कियां बोलें कि मैंने तुम्हें वॉर करने की मोहलत नहीं दी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह बोला, इसके लिए शुक्रिया। उसने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। वह इस बार उस लड़के को अच्छा सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सभी शक्तियों को अपने हाथों पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मगर उसके बाद वह लड़का वहां ही खड़ा रहा। वहां पर बैठा हुआ कोई भी इंसान कुछ समझ भी पाते। अचानक से अरीना के अंदर एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसके बाद वह लड़का अरीना से कुछ दूर जाकर गिरा। इस वक्त उसके पूरे दांत टूट गए थे। इस वक्त पूरा ग्राउंड पूरी तरह से शांत हो गया था। बड़े बुजुर्ग का बचाव। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। जब समझ में आया तो पूरा ग्राउंड देव के नाम से गूंजने लगा। वहीं इस वक्त देव के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने उन बाकी के लड़कों की तरफ देखा और बोला, यही है उस आदमी की ताकत कि एक सिंपल सा थप्पड़ भी नहीं सह पाया। मैंने तो कोई भी शक्ति भी यूज नहीं की। मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी शक्ति का इस्तेमाल करता तो वह लड़का मारा जाता। उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग तेजी से उस लड़के के पास गए और उन्होंने उस लड़के की जांच की। इसके बाद उन्होंने देखा कि उस लड़के के पूरे दांत नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और वह लड़का बेहोश हो चुका था, जिससे उस बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। वह बोला, बच्चे, यह एक फ्रेंडली फाइट थी। तुमने इतना खतरनाक वॉर क्यों किया मेरे स्टूडेंट पर? इस वक्त उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं। देव उससे थोड़ा सा भी नहीं घबराया। उसने कहा, अरे, तो बुरा हो ही गया बुजुर्ग। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, पर मुझे मालूम नहीं था कि आपका स्टूडेंट इतना ज्यादा कमजोर है कि मेरा एक सिंपल थप्पड़ भी नहीं सह सकता। आपने भी महसूस किया होगा कि मैंने अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं किया था, पर वह अब इतना कमजोर है तो दूसरे की इज्जत को नहीं चाहिए। एक मक्खी सी ताकत लेकर वह एक हाथी को ललकारेगा तो यही होगा। अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं आपके आगे का स्टूडेंट सिर्फ मेरे छू देने से ही घायल न हो जाए। उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से उसके ऊपर बहुत ही तेज दबाव पड़ने लगा। यह दबाव बहुत भयानक थी। वह इसे सह भी नहीं पा रहा था।
तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट की तरफ नजर भी उठाकर कर देखने की। उसकी बात सुनकर सभी ने अपनी नजरों को ऊपर करके देखा। इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने इस वक्त मास्क पहनी हुई थी, वह अरीना ग्राउंड में आ गई। सलाम, आपके अनुरोध के अनुसार मैं आपके दिए गए पाठ को सही करके प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि आप आज का एपिसोड नहीं डाल पाए, लेकिन जब भी आप इसे डालेंगे मैं आपके साथ हूं। नकाब पोश लड़की का प्रवेश। उसे वहां पर देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर एक छोटी सी अकादमी की नॉर्मल स्टूडेंट इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी वहां पर दोबारा निशा की आवाज गूंजी, लगता है कि तुम्हारा उत्तरी महाद्वीप का अकादमी कुछ ज्यादा ही ताकतवर अपने आप को समझ रहा है। लगता है कि यह बर्बाद होना चाहता है। शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम किसके ऊपर हमला करने जा रहे थे। निशा देव के ऊपर हमला होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसके वजह से वह अपने कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी। बुजुर्ग की हालत और निशा का गुस्सा। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ उस बुजुर्ग की हालत खराब हो गई थी। वह बोल भी नहीं पा रहा था और यह भी नहीं समझ पाया कि वह क्या करे। उसने बहुत कुछ बोलने की हिम्मत की, मगर वह बोल नहीं पाया, क्योंकि वह इस वक्त निशा की शक्तियों के दबाव के वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह इसलिए किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। तभी वहां पर छोटे बुजुर्ग और रिया आ गए। उन्होंने जब निशा को इतने गुस्से में देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुए। रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जब देव ने देखा कि यह सब सही नहीं हो रहा, तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। देव द्वारा निशा को शांत करना। उसके बाद वह निशा के पास चला गया और बोला, अपने गुस्से को शांत करो। देखो, मैं उसे खुद ही देख सकता हूं। इतनी परेशानी संभाल पाया तो तुम जो चाहो कर सकती हो। उसकी बात सुनकर निशा थोड़ी शांत हुई, लेकिन अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी, जैसे कि वह इस वक्त अभी ही उसे मार देगी। मगर देव ने उसे किसी तरह समझा दिया, जिससे वह थोड़ा नॉर्मल हुई। तभी उस बुजुर्ग को भी हैरानी हुई कि निशा ही इस अकादमी की रहस्यमयी मास्टर है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था। उसने कहा, हेडमास्टर, हमें माफ करें कि मैं आपको समझ नहीं पाया और आपको नाराज कर दिया। उसकी बात सुनकर निशा ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोली, मैं कोई हेडमास्टर नहीं हूं, इस अकादमी की बुजुर्ग हूं, मगर इस बात का ध्यान रखना, यह लड़का मेरा स्टूडेंट है। अगर तुमने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें खुद तुम्हारा अकादमी भी नहीं बचा पाएगा, चाहे वह पूरे अकादमी की पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों न करे। मामले का निपटारा। उसकी बात सुनकर वह समझ गया कि वह निशा को नाराज नहीं कर सकता। तभी छोटे बुजुर्ग ने कहा, अभी जो हुआ इसे हम लोग खत्म करते हैं। हमें लगता है कि यह एक स्टूडेंट की फाइट है, तो हम बुजुर्गों को उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर वे लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद सभी मान गए। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। जब भी आप अगला एपिसोड तैयार करें, मुझे बताइए। निशा भी जाकर ग्राउंड में बैठ गई। उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक गुस्से का भाव था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। पर वह जानता था कि इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। बाद में वह खुद से बोला, लड़की, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वह भी जाकर अपनी जगह बैठ गया। निशा के शांत होने के बाद देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह दोबारा से जाकर अरीना में खड़ा हो गया। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह बोला, क्या बात है, अभी कोई आगे नहीं बढ़ा? मुझे उत्तरी महाद्वीप के मुख्य स्टूडेंट्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा करेंगे। वे अभी एक छोटे से स्टूडेंट से डर गए, जो अभी ठीक से एक मुख्य स्टूडेंट भी नहीं है, और उन्हें तो अभी से ही सीनियर स्टूडेंट से लड़ना था। देव की बात सुनकर आसपास के अकादमी के लड़के हंसने लगे। वहीं देव की हरकत को देखकर वे स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उत्तरी महाद्वीप के दूसरे छात्र का प्रवेश। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोला, मास्टर, मुझे लगता है कि यह लड़का अब बहुत ही आगे जा रहा है। मैं ही इससे लड़के जाता हूं और इसकी हिम्मत तोड़ता हूं। उसकी बात पर बुजुर्ग बोला, बच्चे, मैं जानता हूं, पर लड़का काफी ताकतवर है, संभल कर लड़ना। उसकी बात सुनकर वह बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद वह अरीना के अंदर आया। उसको आते देख देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसने कुछ नहीं बोला। तभी वह लड़का बोला, बच्चे, तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। उसकी बात सुनकर देव बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले मेरा सामना कर सकते हो, इसलिए तुम अपने बाकी के दोस्तों को बुला लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यह कहना पड़े कि तुम अकेले थे या कमजोर थे, इसलिए हार गए। उसकी बात पर उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, बच्चे, अपनी खैर मनाओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात पर देव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी देव ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, जब तुम ऐसे ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। अब मेरी कोई भी गलती नहीं। देव की बात और देव की पर्सनालिटी को देखकर तो अकादमी की लड़कियां ऐसे ही पागल हो गईं। उन्होंने देव के नाम की होटिंग करना शुरू कर दिया। तभी एक लड़की बोली, देव का सामना कोई भी नहीं कर सकता। देव सच में जीनियस है जो सैकड़ों सालों में एक बार पैदा होता है। देव की दूसरी जीत। देव के लिए लड़कियों को इतना ज्यादा बेचैन देखकर उस लड़के को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने पास से एक तलवार निकाली। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को भरना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों तरफ की शक्तियां उसकी तलवार में आने लगीं, क्योंकि वह एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। यही वजह थी कि उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा गहरी होती गईं और उसकी तलवार के चारों तरफ की शक्तियां भी और गहरी हो गईं। देव को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस सामने की तरफ देखा, पर उसने कुछ नहीं किया। उसको इतना शांत देख वे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि देव इतना शांत कैसे हो सकता था, क्योंकि वे लोग देख रहे थे कि वह लड़का बहुत ही खतरनाक हमला कर रहा था, पर देव था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर उस लड़के के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि देव एक बेवकूफ है जो अपने सामने के योद्धा को कमजोर समझ रहा है, जिसके वजह से उसने अपनी शक्तियों को और भी गहरी करना शुरू कर दिया। मगर देव को फर्क नहीं पड़ा। तभी वह लड़का देव से बोला, बच्चे, अब यह मत कहना कि मैंने तुम्हें ऐसे ही घायल कर दिया। उसकी बात पर देव ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। जैसे ही वह लड़का तेजी से आगे बढ़ा और देव की तरफ दौड़ने लगा, मगर यह देखकर देव ने कोई भी हरकत नहीं की। उसने जाकर देव के पेट में अपनी तलवार को डाल दिया। एक पल के लिए सभी बहुत हैरान हुए कि आखिर क्या हुआ। तभी उस लड़के का वॉर पीछे के पिलर से जाकर टकरा गया। जैसे ही सभी को होश आया, वैसे ही उस लड़के को भी आया, क्योंकि वह सिर्फ एक पचाई थी, देव नहीं था। उस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो देव उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वह बोला, मैं मानता हूं कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर मेरे लिए नहीं। उसके बाद उसने कहा, एक वॉर तुमने कर दिया और अब मेरी है। उसके बाद उसने ड्रैगन हैंड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे देव की चारों तरफ की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। साथ में देव के हाथों की तरफ बैंगनी शक्तियां फैलने लगीं। उसी वक्त देव अपनी जगह से गायब हो गया कि किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर देव कहां गया। मगर उस लड़के को समझ आया कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और चारों तरफ एक शक्तियों का कवच बना लिया और अपनी जगह से हटने ही वाला था कि अचानक से देव की मुट्ठी उसके कवच से टकरा गई। जब यह हुआ तो वहां पर एक धमाका हुआ, जिससे वहां की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। अचानक से सभी ने देखा कि वह लड़का अरीना से कुछ दूर जाकर गिरा। देव ने जब यह देखा तो वह बोला, सच में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मैंने पहले ही कहा था कि अपने साथियों को भी बुला लो। उसकी बात पर वह लड़का ने खड़े होने की हिम्मत की, मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। उसके मुंह से खून आ रहा था। सबने देखा कि देव ने बहुत कम शक्तियों का इस्तेमाल किया था। तभी देव ने उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, क्या और कोई है जो इस लड़ाई में आना चाहता है, या मैं जाऊं और आप लोग अपनी हार मान लो और ये मान लो कि इस कचरे अकादमी से आपकी सीनियर अकादमी के स्टूडेंट एक भी वॉर नहीं सहने के लायक नहीं थे। उत्तरी महाद्वीप की लड़की की चुनौती। देव की बात सुनकर दो लड़कियां कब से शांत थीं। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम हमारी अकादमी की बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर देव ने कहा, मुझे लगता है कि तुम सब सिर्फ बातें ही करते हो। उसकी बात सुनकर वह लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई।
वह जल्दी से सामने आ गई। तभी वह लड़का बोला, सीनियर, आप इसे बता दीजिए कि हम लोग कौन हैं। उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। उसके बाद वह देव के तरफ देखने लगी। पहली बार जब उसने देव को देखा था तो उसे देव पसंद आ गया था, पर जब उसने देव की हरकत को देखा तो उसे देव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बच्चे, तुम्हें अब मालूम होगा कि। उसकी बात सुनकर देव कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ग्राउंड में अचानक से एक छोटा सा धमाका हुआ और वहां पर नीलम आ गई। उसको देखते ही सभी लोग और भी एक्साइटेड हो गए। वहीं इस लड़की को इस वक्त नीलम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके आने के बाद सभी की नजरें उसके ऊपर से हट गई थीं, क्योंकि सच में नीलम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसके सामने सभी लड़कियां फीकी पड़ गईं। देव और निशा की नोक झोंक। तभी देव ने नीलम से कहा, तुम अभी यहां पर क्या कर रही हो? तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। उसकी बात पर नीलम उसे घूरने लगी। उसे घूरते देखकर देव जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। तभी वह बोली, तुम अरीना से बाहर जाओ, इन लोगों को अब मैं देखूंगी। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई, मगर वह जानता था कि नीलम कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं थी, खासकर डिवाइन बॉडी होने की वजह से। इसलिए उसने कहा, जैसा बोले सीनियर ले। उसके बाद वह जाकर निशा के बगल में बैठ गया। वहीं जब देव निशा के पास गया तो उसे समझ में आया कि निशा अभी तक गुस्से में है। उसने कहा, क्या बात है, तुम अभी तक गुस्सा हो? उसकी बात पर निशा उससे घूरने लगी और बोली, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या ऐसे में तो तुम पूरे अकादमी के लड़कियों को दुश्मन बना लोगी कि तुमने उनके हैंडसम हंक के चेहरे को बर्बाद कर दिया? उसकी बात पर निशा को अब गुस्सा आ रहा था। उसने देव के पेट में एक मुक्का मार दिया। उसके बाद वह बोली, तुम्हारी क्या जरूरत थी उस बुजुर्ग को छेड़ने की? अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो? इसकी बात पर देव बोला, मैं जानता था कि मेरी निशु मुझे कुछ नहीं होने देगी। भला वह अपने हैंडसम हंक को कुछ होने थोड़ी देगी। उसके बाद देव ने उसे एक आंख मार दिया। देव की इस हरकत पर तो अब निशा का गुस्सा उसके हद से बाहर चला गया। उसने एक और जोर का मुक्का उसे मार दिया, जिससे उसके मुंह से एक आवाज निकल गई, जिससे आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे। तभी देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, अरे ऐसे न करो, नहीं तो सभी को ऐसे लगेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अपनी आप को देख लो। उसकी बात सुनकर तो अब निशा का दिमाग खराब हो रहा था। उसने कहा, लगता है कि आज तुमने कसम खा लिया है कि तुम आज मेरे हाथों से अपने थोबड़े को बर्बाद करा के मानोगे। निशा के गुस्से की वजह से देव समझ गया कि इस वक्त और मजाक करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त निशा सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वह सामने की तरफ देखने लगा। नीलम और फायर ड्रैगन की लड़की। उसी वक्त अरीना में जब नीलम अरीना में आई तो उसने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं और बोली, तुम अपनी वॉर को कर सकती हो। उसकी बात और उसकी घमंड को देखकर वह लड़की बोली, बच्ची, लगता है कि इस अकादमी में बड़ों और अपने से सीनियर से कैसे बात करना है वह तुम लोगों को सिखाया नहीं जाता। कोई ना, आज मैं सिखा दूंगी। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला, जिससे उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा गर्माहट बढ़ गई। नीलम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने भी अपनी आंखों को बंद किया, जिससे उसके पीछे एक बर्फ की आकृति बनने लगी। ये कुछ और नहीं, एक बर्फ की फीनिक्स की आकृति थी। इस लड़की ने अपने पीछे फायर ड्रैगन को बना लिया और उसके बाद वह बोली, बच्ची, मैं देखती हूं कि तुम्हारी बर्फ की फीनिक्स ताकतवर है या मेरा फायर ड्रैगन। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने फीनिक्स को उस लड़की पर हमला करने का इशारा कर दिया, जिससे वह लड़की ने भी अपने फायर ड्रैगन को उसके तरफ भेज दिया। नीलम का फीनिक्स जाकर उस लड़की के ड्रैगन से टकरा गया, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां पर अरीना में एक हल्की सी दरार आ गई थी, जिससे वे लोग बहुत हैरान थे। तभी सभी ने देखा कि नीलम अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी है, पर वह लड़की कुछ पीछे चली गई थी। यह सब देखकर जितने भी नीलम के चाहने वाले थे उनको थोड़ी राहत हुई। उन्होंने उसके नाम की हुटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे लोग वहां नीलम की परफॉर्मेंस से हैरान थे, क्योंकि सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि उसने अपनी काफी शक्तियों को बढ़ा लिया था। तलवारों का प्रदर्शन। तभी वह लड़की बोली, मानना पड़ेगा बच्ची,
तुम्हारी शक्तियां तो हैं, पर यह इतना काफी नहीं कि मुझे हरा सके। नीलम ने अभी भी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह किसी महारानी की तरह घमंड से खड़ी रही और उसके चाहने वाले लड़के उसकी नाम की होटिंग करते रहे। देव ने जब उसकी हरकत को देखा तो वह बोला, सच में यह लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। उसके बाद वह दोबारा से उनकी लड़ाई को देखने लगा। उसी वक्त नीलम बोली, तुम बात बहुत करती हो, लड़ेगी भी या सिर्फ बातें ही करोगी? उसकी बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपने पास से एक तलवार निकाली। उसके बाद वह बोली, बच्ची, तुम्हें लड़ना ही है ना, चलो। उसने अपनी तलवार में अपनी शक्तियों को भरना शुरू कर दिया। वहीं नीलम अभी भी बहुत शांत थी। उसने भी अपनी तलवार को बाहर कर दिया, जिससे उसकी तलवार से बहुत ठंडी शक्ति बह रही थी। जब उस लड़की ने नीलम की तलवार को देखा तो वह समझ गई कि नीलम की तलवार एक हाई रैंक का तलवार है। उसे इस बात की हैरानी हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा और हमले के लिए तैयार हो गई। उस लड़की ने उसकी तलवार को देखा तो वह बहुत हैरान हुई। उसे यह समझ में नहीं आया कि एक छोटे से अकादमी में इतने ताकतवर तलवार किसी के पास कैसे हो सकता था। देव और निशा की नोक झोंक तो खूब चली, लेकिन अब नीलम ने अरीना में कदम रखा है। वह अपने बर्फीले फीनिक्स और हाई रैंक तलवार के साथ इस फायर ड्रैगन वाली लड़की का मुकाबला कैसे करेगी? क्या आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच अगला वॉर कैसा होगा? उसने उसे हैरानी से नीलम से पूछा, बच्ची, यह तलवार तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? नीलम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बोली, सिर्फ बकवास करना है तो हार मानकर अरीना से बाहर जा सकती हो। उसकी बात सुनकर वह लड़की थोड़ा गुस्सा हो गई। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और नीलम के ऊपर हमला कर दिया। दोनों ने कुछ देर तक लड़ाई की। नीलम को कोई भी जल्दी नहीं थी लड़ाई को जीतने की, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसके बराबरी का कोई योद्धा उसे मिला था जिससे वह लड़ सकती थी। इसीलिए वह आराम से लड़ रही थी। पर उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसको अब थकान होने लगी। इस वक्त अकादमी के सभी लड़कों को यह मैच और भी रोमांचक लग रहा था, क्योंकि दो खूबसूरत लड़कियों को वे लोग लड़ते हुए देख रहे थे। उनके लिए और क्या चाहिए था? इसीलिए उन्होंने अपने आप को संभाला। फिर दोबारा दोनों लड़कियों के नाम की हूटिंग करने लगे। वहीं इस वक्त दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था। पर अब उस लड़की की हालत अब थोड़ा थोड़ा खराब होने लगी, जिससे वह थोड़ा परेशान होने लगी। वह नीलम से कुछ दूर चली गई। नीलम भी रुक गई। उसके चेहरे पर अब भी कोई भी थकान नहीं दिख रहा था। मार्शल आत्मा और डोमेन का प्रदर्शन। वहीं इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर साफ साफ थकान को देखा जा सकता था। उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीलम किस मिट्टी से बनाई गई है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी मार्शल आत्मा को भी बाहर कर दिया, जो कि एक फायर ईगल था। पर नीलम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की का मार्शल आत्मा एक रैंक 5 की मार्शल आत्मा थी, जिसे देखते ही सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि रैंक 5 की मार्शल आत्मा बहुत कम लोगों के पास होती थी। आसपास के स्टूडेंट्स के रिएक्शन को देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर नीलम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह जमीन से थोड़ी ऊपर हो गई और उसने अपनी तलवार को ऊपर किया, जिससे उसके पीछे एक डोमेन बनने लगा, जिससे बहुत सारी तलवारें बनने लगीं। वहीं उस लड़की ने भी अपनी तलवार को ऊपर किया, जिससे उसकी मार्शल आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। नीलम ने अभी भी अपनी आंखों को नहीं खोला, जिससे उसके डोमेन से एक बर्फ की फीनिक्स निकलने लगी। देव ने जब ये देखा तो वह समझ गया कि यह वही मार्शल स्किल थी जिसको उसने दिया था, पर उसके अंदर एक बदलाव था। डोमेन से ड्रैगन आता, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह पहले से ज्यादा ही ताकतवर हो गई थी। मयंक राजपूत का प्रवेश। उन सभी की बात सुनकर वह लड़का बोला, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। तुम लोगों से एक स्टूडेंट नहीं संभाला जा रहा और इस अकादमी को चुनौती देने के लिए आ गए। उसके बाद वह लड़का अरीना में आ गया और अपने ऑरा को बाहर कर दिया। वह एक चरम का मार्शल मास्टर था। उसके ऑरा को देखकर सभी लोगों के चेहरे पर टेंशन का पसीना आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग अब क्या करेंगे। तभी देव अपने जगह से उठा और उसके सामने आ गया। जब उस लड़के ने देव को देखा तो वह बोला, छोटे भाई, मानना पड़ेगा कि सच में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो।
मैंने उस उम्र में इतना टैलेंट बहुत ही कम लोगों के बीच देखा है। उसकी नरमी को देखकर देव थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि वह उसकी आंखों में देख सकता था कि उसकी आंखों में कोई भी झूठ नहीं थी। इसलिए वह समझ गया कि वह एक अच्छा इंसान है। तभी वह बोला, भाई मेरा नाम मयंक राजपूत है। उसकी पूरी बात को सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। तभी वह लड़का बोला, जूनियर भाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उसकी बात सुनकर देव बोला, बड़े भाई, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझ जैसे छोटे से योद्धा से बात करने की कोशिश की। मेरा नाम कुछ बड़ा नहीं है, मेरा नाम देव है। देव ने उससे पूछा, सीनियर भाई, मैं नहीं जानता कि हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे, पर मैं ये चाहूंगा कि मैं आपसे बात कर सकूं। उसकी बात सुनकर मयंक बोला, छोटे भाई, इसमें पूछने वाली बात है। लड़ाई के बाद हम लोग बात कर सकते हैं। उसकी बात पर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह बोला, ठीक है बड़े भाई। उसके बाद वह भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। देव और मयंक की शुरुआती लड़ाई। तभी मयंक बोला, जूनियर भाई, मुझे माफ करना, पर मैं लड़ाई में कोई भी भेदभाव नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा दूं तो माफ कर देना। उसके बाद उसने अपनी तलवार को निकाला, जिससे आसपास की शक्तियों में एक हलचल हुई। इसके बाद उसने देव पर ही सीधा हमला कर दिया। उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। देव अपनी जगह से हट गया और दूसरी तरफ चला गया, मगर वह इस बात से हैरान था कि उस लड़के की स्पीड काफी ज्यादा थी, जो उसके लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए उसने ज्यादा लापरवाही करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी शक्तियों को संभाला और ड्रैगन हैंड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसके हाथ अचानक से ड्रैगन के हो गए। देव तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा और उस लड़के पर वॉर कर दिया। वह लड़का देव के वॉर को देखकर हैरान था। निशा और देव की बातचीत। जब निशा ने उसे ऐसे हैरान देखा तो वह बोली, क्या बात है, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? उसकी बात सुनकर देव बोला, नीलम को जिस मार्शल स्किल को मैंने दिया था, उस मार्शल स्किल का नाम बर्फ ड्रैगन स्वॉर्ड था, पर नीलम इसे असाधारण ढंग से यूज कर रही है। पर हैरानी की बात यह है कि उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है। उसकी बात सुनकर निशा भी थोड़ी हैरान हुई। उसके बाद उसने भी सामने की तरफ देखा। उसके बाद वह समझ गई कि क्या बात है। वह बोली, चूंकि नीलम की मार्शल स्पिरिट फीनिक्स है, इसलिए उसने अपने मार्शल आत्मा के साथ मिलकर बदल दिया होगा। यही वजह है कि वह अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे इस मार्शल स्किल का रैंक बढ़ गया है। अब यह एक रैंक 3 के हाई रैंक की मार्शल स्किल हो गई है। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ और नीलम की तरफ देखने लगा। नीलम की जीत। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ नीलम ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा और बोली, बहुत हो गया, अब मैं भी बोर हो रही हूं, इसलिए अब खत्म करना होगा। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला और उस पर हमला कर दिया। जैसे ही यह हुआ, उस लड़की ने भी अपनी मार्शल आत्मा के साथ नीलम पर हमला कर दिया, जिससे उन दोनों का वॉर एक दूसरे से टकरा गया। उन दोनों की दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं। उसके बाद अचानक से बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद वहां पर कुछ दिखना भी बंद हो गया। नीलम के इस हमले की वजह से आसपास की शक्तियों में बहुत बहुत ज्यादा दबाव था, जिसका असर अरीना के आसपास बैठे स्टूडेंट्स पर भी हो रहा था। यही वजह थी कि अचानक से देव के आसपास की शक्तियां बहुत ही गहरी हो गईं। तभी कुछ वक्त बाद उनके आसपास का दबाव थोड़ा कम हुआ, जिससे सभी ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने देखा कि इस वक्त नीलम बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, मगर उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह अपने घुटने पर आ गई थी। इस वक्त उसके मुंह से खून बह आ गया था। नीलम ने उसकी तरफ देखा और आखिरी बार पूछा कि क्या तुम अपनी हार मानती हो? उसकी बात पर वह लड़की कुछ कहना तो चाहती थी, पर उसने अपनी हार मान ली। उसके हार मानते ही नीलम अरीना से बाहर जाकर देव के पास बैठ गई। उसकी हरकत को देख के देव हैरान हुआ। उसने पूछा कि क्या तुम आगे नहीं लड़ने वाली? उसकी बात सुनकर नीलम बोली, मुझे अपनी नई टेक्निक को टेस्ट करना था, मैंने कर लिया, अब मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। देव उसे घूरने लगा। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उत्तरी महाद्वीप के स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ के बोले, क्या और कोई है जो इस मैच में लड़ना चाहता है? उसकी बात सुनकर उन सभी स्टूडेंट्स ने एक लड़के की तरफ देखा जो कब से शांत बैठा हुआ था। तभी उस लड़की बोली, सीनियर, अब आप ही हमारी अकादमी की लाज को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं।
देव और मयंक का अंतिम युद्ध। उसने भी तेजी से देव पर हमला कर दिया। ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर वॉर करते रहे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि दो परछाइयां एक दूसरे से लड़ रहे थे। देव को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इस लड़ाई से, क्योंकि इस वक्त वह अपने से ऊपर के लेवल के योद्धा से लड़ रहा था और उसे टक्कर भी दे रहा था। वहीं वह लड़का देव की ताकत को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसे समझ आया था कि देव सिर्फ शारीरिक बल पर ही यह लड़ाई लड़ रहा था। यह उसके लिए हैरानी की बात थी। वह समझ गया कि देव कोई आम योद्धा नहीं है, इसीलिए उसने अब अपने हमले और भी तेज कर दिए। उसके हमले को देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह उस लड़के से कुछ दूर चला गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर भाई, आज मुझे बहुत दिन के बाद लगा कि कोई मुझसे लड़ सकता है। सच में मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, मगर अब हमें इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। वह लड़का देव की बात को समझ नहीं पाया। तभी देव ने अपनी ड्रैगन तलवार निकाली। जब निशा ने उस तलवार को देखा तो उसे लगा कि उस तलवार से वह जुड़ी हुई है, या जैसे कि उस तलवार से उसका कोई रिश्ता हो, मगर वह समझ नहीं पाई कि आखिर यह कैसे हो सकता था। इसलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह देव की तरफ देखने लगी। उसी वक्त देव ने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो गईं। वहीं अचानक से देव की तलवार से एक ड्रैगन की शक्ति निकली और उस तलवार के चारों तरफ घूमने लगी। जब मयंक ने इस टेक्निक को देखा तो वह समझ गया कि वह इस तरह नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने अपने मार्शल आत्मा को बाहर कर दिया। वह एक भालू था। उसे देखते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी तलवार को ऊपर किया और अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा ड्रैगन तलवार में भरना शुरू कर दिया, जिससे देव का ड्रैगन अचानक से बहुत बड़ा हो गया। उसने एक दहाड़ लगाई, जिससे अरीना में बैठे सभी लोगों के कानों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उनके ऊपर भी दबाव फैलने लगा। उसके बाद वह बोला, चलो अब हम आखिरी लड़ाई को खत्म करें। उसकी बात सुनकर मयंक ने हां में सर हिलाया और मयंक ने अपनी आत्मा को देव पर हमला करने के लिए भेज दिया। देव ने भी अपनी शक्तियों को संभाला और उसने भी मयंक के ऊपर हमला कर दिया, जिससे आसपास में बहुत ज्यादा हलचल हो गई। तभी देव के हमला करते ही देव का ड्रैगन और मयंक का मार्शल आत्मा भालू एक दूसरे से टकरा गए। उनके टकराने से एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे पूरा अरीना धुएं से भर गया। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अरीना के आस पास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी थी। साथ में उन्होंने देखा कि आसपास की जमीन पर भी दरारें पड़ गई थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। पूरे अरीना ग्राउंड में कोहरा छा गया था। उसी वक्त धीरे धीरे कोहरा खत्म हो गया। उसके बाद सबने देखा कि इस वक्त देव अपनी जगह से कुछ पीछे चला गया था, मगर इस वक्त उसके मुंह से हल्की सी खून आ रही थी। उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर मयंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह अपने तलवार के सहारे खड़ा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों ने पूरे अरीना को बर्बाद कर दिया था, जो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर सकता था। तभी मयंक ने अपने हाथ को उठाया और बोला, मैं हार मानता हूं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तेजी से मयंक के पास गया और उसने उसे एक शक्ति गोली दे दिया, जिससे उसके सभी चोट सही हो जाई। देव और मयंक के बीच की यह जबरदस्त लड़ाई अब खत्म हो गई है और देव की अकादमी ने अपनी इज्जत बचा ली है। आगे क्या होगा? क्या उत्तरी महाद्वीप के बुजुर्ग अपनी हार मान लेंगे या वे कोई नई चाल चलेंगे? किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। पूरे अरीना ग्राउंड में कोहरा छा गया था। उसी वक्त धीरे धीरे कोहरा खत्म हो गया। उसके बाद सबने देखा कि इस वक्त देव अपनी जगह से कुछ पीछे चला गया था, मगर इस वक्त उसके मुंह से हल्की सी खून आ रही थी। उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर मयंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह अपनी तलवार के सहारे खड़ा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों ने पूरे अरीना को बर्बाद कर दिया था, जो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर सकता था। तभी मयंक ने अपने हाथ को उठाया और बोला, मैं हार मानता हूं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तेजी से मयंक के पास गया और उसने उसे एक शक्ति गोली दे दी,
जिससे उसके सभी चोट सही हो जाई। देव की बात सुनकर मयंक बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि देव कैसा योद्धा है। जब देव ने देखा कि मयंक उसे ऐसे देख रहा है तो उसने कहा, सीनियर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई जहर नहीं है। यह शक्ति पिल है जिससे आपकी सभी चोटें भर जाएंगी और आप जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मयंक ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने वह गोली ले ली और खा लिया। सच में वह इस बात से बहुत हैरान हुआ क्योंकि सभी चोटें भर गईं। उसने कहा, सच में छोटे भाई, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान हो। तुम मुझे जानते भी नहीं और तुमने मुझे इतनी महंगी पिल ऐसे ही दे दी। उसकी बात सुनकर देव ने बस मुस्कुरा दिया। बाद में वह बोला, सीनियर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात पर मयंक के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वहीं बाकी लोग उनके आपस के तालमेल को देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से बात क्यों कर रहे हैं। दोनों अकादमी एक दूसरे को पसंद नहीं करती और न ही दोनों अकादमी के स्टूडेंट एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर भी दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे के दोस्त हों। तभी मयंक अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके जाने के तुरंत बाद नीलम अरीना में आ गई। वह बोली, तुमने ऐसे ही शक्ति गोली उसे क्यों दे दी? नीलम की जिद और देव का हास्य। उसकी बात पर देव उसे घूरने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि अब इस पागल लड़की के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए वह बोला, सीनियर, क्या बात है? वह बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए मुझे देना पड़ा। उसकी बात सुनकर नीलम उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, मुझे भी वह गोली चाहिए। जब तुमने उसे दिया है तो मुझे भी दो। उसकी बात पर देव उसे घूरने लगा जैसे कि किसी पागल को घूर रहा हो। उसकी बात सुनकर देव बोला, और मैं तुम्हें क्यों दूं? उसकी बात सुनकर नीलम बोली, तुम्हें अकादमी के सामान को नहीं देना चाहिए था, पर तुमने अगर नहीं दिया तो मैं दीदी को बता दूंगी कि। नीलम ने अभी अपनी बातों को खत्म भी नहीं किया था कि देव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसके बाद वह बोला, पागल लड़की, चुप हो जाओ, चलो घर, मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर नीलम ने उसे अपने से दूर किया। उसके बाद उसने अपनी उंगली को दिखाते हुए बोली, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। उसकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वहीं इस वक्त निशा को उसके ऊपर हंसी आ रही थी। रिया का भी वही हाल था। तभी रिया हंसते हुए बोली कि सच में यह लड़की पागल है। यह लड़की की अकड़ भी खत्म नहीं होगा। अब देखो क्या होता है यंग मास्टर के साथ। नीलम ने उससे इस बात को बोली और अपने बालों को झटक कर वहां से चली गई। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ देव को उसके जाने के बाद थोड़ी सी राहत मिली। उसने एक गहरी सांस ली। उसके बाद देव ने एक बार मयंक की तरफ देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मयंक ने अकादमी के बुजुर्ग की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, मैं आता हूं अभी। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक दूसरे अकादमी का एक स्टूडेंट दूसरे से बोला, सीनियर, उस लड़के से कुछ ज्यादा ही करीब नहीं जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर खुद वह लड़का भी हैरान था। तुमने सच कहा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सीनियर उस लड़के को इतना भाव क्यों दे रहे हैं। उसने अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त उन सभी के साथ वहां के अकादमी के स्टूडेंट भी हैरान थे। देव और मयंक की गोपनीय मुलाकात, इसीलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। वह जानते थे कि कोई बात होगी। वहीं इस वक्त देव वहां से काफी दूर एक पहाड़ पर आ गया था। उसके आने के कुछ ही देर बाद मयंक भी वहां पर आ गया। उसने कहा, क्या बात है जूनियर भाई कि आपको मुझे ऐसे बुलाना पड़ा? उसकी बात सुनकर देव बोला, बड़े भाई, देखिए मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा। आपसे सिर्फ इतना बता देता हूं कि क्या आप सच में राजपूत परिवार से हैं, महान राजपूत परिवार। उसकी बात सुनकर मयंक थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि वह राजपूत परिवार के बारे में कैसे जानता है, इसीलिए वह बोला, जूनियर भाई, क्या आप राजपूत परिवार के बारे में जानते हैं? उसकी बात पर देव ने बस मुस्कुरा दिया। तभी मयंक ने कहा, जूनियर भाई, आपको मालूम है कि मेरा परिवार 5 महाद्वीप का सबसे बड़ा परिवार नहीं है, इसीलिए राजपूत परिवार के कई ब्रांच हैं और मैं उत्तरी ब्रांच के परिवार से हूं। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। जब मयंक ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला,
जूनियर भाई, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि राजपूत परिवार का बिजनेस बहुत बड़ा है, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया में फैला रखा है। इसलिए राजपूत परिवार के कई साइड परिवार हैं और हर साइड परिवार के कई मुख्यालय हैं। इसी तरफ हमारा परिवार राजपूत परिवार का उत्तरी महाद्वीप का मुख्यालय है। मुख्य परिवार का पता। अब देव को उसकी बात समझ में आ रही थी। उसने कहा, तो क्या आप लोग राजपूत परिवार के मुख्य परिवार के बारे में जानते हैं? उसकी बात पर मयंक ने कहा, छोटे भाई, राजपूत परिवार का मुख्य परिवार केंद्र में है, पर कोई भी नहीं जानता कि कहां पर है। इसलिए अगर हमें किसी भी ब्रांच को उनसे कांटेक्ट करना है तो उसे केंद्र के मुख्य ब्रांच में जाना होगा। उसकी बात सुनकर देव को कुछ सुराग मिल गया। उसने कहा, सीनियर भाई, आप नहीं जानते कि आपने मेरे रास्ते को कितना आसान किया है और आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। उसकी बात सुनकर मयंक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या बात है जूनियर भाई, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको भाई कहा है तो मैं इतनी मदद कर ही सकता हूं। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको राजपूत परिवार से क्या काम है, जो आप उसके हेड फैमिली के बारे में जानना चाहते हो? उसकी बात पर देव बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह बोला, बड़े भाई, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि कोई भी बात वक्त पर हो तो अच्छी होती है। वक्त आने पर आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि मैं क्यों पूछ रहा था। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके स्माइल को देखकर मयंक थोड़ा हैरान हुआ, मगर वह एक बार उसे समझाते हुए बोला, जूनियर भाई, मैं नहीं जानता कि आप क्यों उस परिवार को ढूंढ रहे हो, पर आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस परिवार के बारे में जानना चाहते हो वह कोई आम परिवार नहीं है जिसके खिलाफ आप जा सको। आप क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो राजपूत परिवार की पूरी शक्ति के बारे में जानते हो। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यह बात उसको जानकारी थी। यह आम बात थी कि वहां की दुनिया में बहुत ही कम लोगों को मालूम था कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर फैमिली राठौर परिवार है और पूरी दुनिया में राजपूत परिवार का चौथा स्थान था, मगर बाकी के 3 परिवार अपने आप को छिपाकर रखती थीं। वहीं इस वक्त देव ने उससे कहा, बड़े भाई, आप चिंता न करो, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि आपको कोई परेशानी हो। उसकी बात सुनकर मयंक को थोड़ी राहत हुई। उसके बाद वह बोला, अच्छा है, नहीं तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। मुख्य टूर्नामेंट और अंतिम उपहार। तभी वह बोला, क्या अकादमी का मुख्य टूर्नामेंट के लिए आप मुख्य ब्रांच में जा रहे हो? उसको यह सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्या होता है? उसको ऐसा देखकर वह थोड़ा हैरान था कि आखिर देव को इसके बारे में नहीं मालूम। तभी मयंक बोला, जूनियर भाई, यह एक टूर्नामेंट है जिसको हर 5 साल पर मुख्य अकादमी कराती है, जिसमें 5 ब्रांच के योद्धा भाग लेते हैं। यही वजह है कि इसमें सभी अकादमी के साथ साथ दुनिया की कई अकादमियां भी भाग लेती हैं। इसे जीतने के बाद योद्धाओं को मुख्य अकादमी में जाने का मौका मिलता है, जिससे उनकी अकादमी का रैंक बढ़ता है। देव को उसकी बात समझ में आ रही थी। उसने पूछा कि यह कब है? उसकी बात पर वह बोला, जूनियर भाई, यह बस और 2 सालों के बाद है। देव ने जब यह सुना तो उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि तब तक वह अपने आप को तो उस लायक बना ही लेता। उसने उससे कहा, सीनियर, आपको इसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उसने अपने पास से एक गोली निकाली, जो कोई और नहीं बल्कि सफेद गैंडे के सींग से बनी गोली थी। तभी देव ने उसे दे दिया। उस गोली को देखते ही मयंक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, जूनियर भाई, आपने पहले ही मुझे बहुत ही महंगी गोली दे दी है और इस गोली को देखने से ही लग रहा है कि इस गोली को इंसान आसानी से खरीद नहीं सकता, और आप मुझे ऐसे ही दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, आपने जो मेरी मदद की है उसके सामने यह गोली कुछ भी नहीं है। कृपया आप इस गोली को लेने से मना मत करना, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे नाराज हैं। उसकी बात सुनकर मयंक ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। वह चाहकर भी देव को इस गोली को लेने से मना नहीं कर सकता था। उसने इस गोली को ले लिया। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, जिसे दोस्ती करनी अच्छे से आती है, और मैं हूं जो आपको कुछ दे भी नहीं सकता। उसकी बात पर देव मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह बोला, आपने मुझे पहले ही बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। उसकी बात सुनकर मयंक ने कहा, जूनियर भाई, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे।
उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने भी हां में सर हिलाया। फिर मयंक वहां से चला गया। जासूसी करने वाली लड़कियां। उसके जाने के बाद देव भी वहां से जाने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ, इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि ये लड़कियां उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तभी देव बोला, अब तुम लोग बाहर आ सकती हो। उसकी बात सुनकर निशा और रिया, जो देव से कुछ ही दूर पर खड़ी थीं, वह समझ नहीं पाई कि आखिर देव ने उन्हें कैसे ढूंढा, क्योंकि वह शुरू से ही ऐसे उनकी पीछा करती थीं। पर आज तक देव उन्हें नहीं ढूंढ पाया। पर उन बेचारी को क्या मालूम था कि देव किसी आध्यात्मिक गुरु से ज्यादा ताकतवर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति से कैसे कोई उससे छिप सकता था। तभी निशा और रिया बाहर आ गईं। उनके चेहरे पर एक उलझन थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देव देख सकता था, पर उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा बोला, अब तुम भी बाहर आ जाओ, तुम भी इतनी अच्छी नहीं हो। उसकी बात सुनकर नीलम भी बाहर आ गई। उसे देखते ही नीलम जाकर निशा के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर दोनों लड़कियां हैरान थीं कि उन्हें नीलम के बारे में कैसे मालूम नहीं था। तभी उनके कानों में देव की आवाज पड़ी, तुम तीनों मेरी जासूसी कर रही थीं। उसकी बात सुनकर नीलम उससे घूरने लगी। वह बोली, मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम उस लड़के से बात कर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम एक बेवकूफ हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा कि कहीं वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तुम तो बेवकूफ हो। मैं नहीं चाहती थी कि दीदी का बेवकूफ आशिक ऐसे ही मारा जाए, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद उसने अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं इस वक्त देव ने निशा की तरफ देखा। निशा ने कुछ नहीं बोला और रिया से बोली कि अब तुम भी चलो, यही काफी है। चलो रिया, इस बेवकूफ को परेशानी अपने सर लेने का काफी शौक है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है या आप इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैंने देखा कि तुम उस लड़के से बात कर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम एक बेवकूफ हो, इसीलिए मुझे आना पड़ा कि कहीं वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे।